Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या कह लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो आपका पेपर है उसका पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले कूलाम के नियम की बात करेंगे कि कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना और उसका भौतिक महत्व क्या होता है। विद्युत क्षेत्र हम किस तरह डिफाइन करते हैं। विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन का के मीनिंग क्या है, वैद्युत विभव एवं विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध क्या है। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम के विषय में बात करते हैं। तो कूलाम का नियम, जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वात में दो स्थिर आवेशों Q1 व Q2 के मध्य कार्य करने वाले बल F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जहाँ r दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तथा k एक नियतांक है जिसका मान m के इस पद्धति में 1/4πε0 या 9 × 10⁹ n न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो यह जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है कि F इजकल टू KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यह आपके दो आवेशों जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं उनके मध्य बल के परिमाण को व्यक्त करता है। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसके लिए जो चित्र है वो नीचे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जब CGS पद्धति में k का मान निकाला जाता है तो वह 1 प्राप्त होता है। अब हम सदिश रूप में कूलाम के नियम को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यह चित्र से, जो आपका चित्र बना हुआ है, उससे बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। तो F21 वेक्टर इजकल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉडुलस का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R21। यह समीकरण 1 है जहां वेक्टर R1 व वेक्टर R2 निर्देश बिंदु O के सापेक्ष क्रम से आवेश Q1 व Q2 के स्थिति सदिश है तथा R21 जो है कैप R21 कैप ये Q1 से Q2 की ओर इंगित एकांक सदिश है। अब चित्र से यदि हम एकांक सदिश के मान की गणना करें तो R21 कैप इजकल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉडुलस। इसे समीकरण 2 के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल F12, मतलब Q1 पर Q2 के कारण बल F12 वेक्टर F12 इजकल टू Q1 Q2 ओवर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मॉडुलस और R12 कैप यूनिट वेक्टर R12 कैप। तो जहां R12 कैप Q2 से Q1 की ओर इंगित एकांक सदिश है, जो बहुत स्पष्ट है R12 कैप इजकल टू माइनस R21 कैप। इसलिए F12 वेक्टर F12 इजकल टू KQ1 Q2 इज डिवाइडेड बाई वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल स्क्वायर R21 कैप के इक्वेशन 3। तो अब R21 कैप इजकल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मॉडुलस प्रतिस्थापित किया जाए तो F21 वेक्टर F21 इजकल टू KQ1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 का मॉडुलस का होल क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 समीकरण 4 या F12 इजकल टू
माइनस के Q1 Q2 R2 माइनस R1, जो वेक्टर R2 माइनस R1 का मॉडुलस है उसका क्यूब, और R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1, यह समीकरण 5 है। तो समीकरण 4 व 5 से स्पष्ट है कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परस्पर विपरीत होते हैं, अर्थात ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा आवेशों की प्रकृति विपरीत होने के कारण आकर्षण बल कार्य करता है। आवेशों के मध्य निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम होने पर लगने वाले बल का परिमाण F निम्न प्रकार दिया जा सकता है। F इजकल टू 1/, परिमाण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर वेक्टर रूप नहीं ले रहे, केवल परिमाण ले रहे हैं। तो F इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। वहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 थी वह वायु या निर्वात की विद्युतशीलता की बात थी, मतलब, और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है ये आपके उस माध्यम की, जिस माध्यम में कि दोनों आवेश रखे हुए हैं उनकी निरपेक्ष विद्युतशीलता है। निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन 0 के साथ जो एप्सिलॉन का संबंध है वो निम्न प्रकार दिया जाता है। एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0 इजकल टू एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, और इसे उस माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। मतलब ये जो एप्सिलॉन आर है ये निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष विद्युतशीलता है, और जिस तरह हम घनत्व परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व जो है, एक आपेक्षिक घनत्व जो है वो पानी के घनत्व के सापेक्ष परिभाषित करते हैं, इसी तरह यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता भी परिभाषित की गई है, जिसका मान एप्सिलॉन आर इजकल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0, मतलब उसकी तुलना निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता से की जाती है। यदि निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को F से तथा किसी अन्य माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल को Fm से व्यक्त किया जाए तो F इजकल टू केवल परिमाण, तो F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Fm इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसलिए Fm ओवर F इजकल टू एप्सिलॉन 0 ओवर एप्सिलॉन इजकल टू 1/एप्सिलॉन r, या Fm ओवर F इजकल टू 1/k, जहाँ k इजकल टू एप्सिलॉन r इजकल टू परावैद्युतांक, या Fm इजकल टू F/k। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि आवेशों के मध्य बल का मान निर्वात या वायु की तुलना में 1/k गुना हो जाता है। यही कारण है कि जब NaCl को पानी में घोला जाता है तो NaCl अणु Na+Cl आयनों में विभाजित हो जाता है। जल का परावैद्युतांक 81 के लगभग होता है, जो NaCl के आयनों के मध्य बल को 1/81 गुना कर देता है। परिणामतः दोनों अलग हो जाते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना तथा उसका भौतिक महत्व, अब हम विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करेंगे कि किस तरह विद्युत क्षेत्र का उसका मीनिंग क्या होता है और उसका भौतिक महत्व क्या होता है। किसी आवेश या आवेशित पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य स्थिर आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, आवेश या आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किए गए बल के रूप में निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। E इजकल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F ओवर Q0। यहाँ पर Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब यह है कि जो परीक्षण आवेश है वो अनंत रूप से छोटा होना चाहिए, कि उसका मतलब ऐसा नहीं हो वो अपना विद्युत क्षेत्र पैदा कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 मतलब
इसको अनंत रूप से छोटा आवेश, परीक्षण आवेश को अनंत रूप से छोटा आवेश लिया जाता है ताकि इसके खुद स्वयं के विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव वहाँ पर पैदा ना हो। इसलिए वेक्टर E, यदि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 वेक्टर F डिवाइडेड बाई Q0। परीक्षण आवेश Q0 को अति अल्प इसलिए लिया जाता है ताकि यह स्वयं मूल विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन ना करे। विद्युत क्षेत्र E की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही होती है तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आकाश में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है, आकाश में यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र जो लाइन्स हैं उनके लंबवत एकांक क्षेत्रफल रख दें तो उस क्षेत्रफल से जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनकी संख्या वहाँ पर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगी। अर्थात जितना अधिक विद्युत क्षेत्र होगा उतनी ही लाइनों की संख्या, रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। अतः किसी आकाश में जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। बल रेखाओं का दूर दूर होना कम विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाएं हमेशा परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ खींची जाती हैं या मानी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जो लेक्चर होगा उसमें हम वैद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रेखा समाकलन का मतलब क्या है और इससे हम किस तरह विद्युत विभव और विभवांतर परस्पर कनेक्ट कर सकते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। कल तक के लिए आप इसको, जो भी मैंने इसकी PDF कॉपी भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे और वीडियो भी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप इन दोनों को साथ रख के PDF कॉपी को और इसको रख के साथ पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।